हाँ दोस्तों, नमस्कार। जैसे हमारा जो भारत के भूगोल में भारत का परिचय चल रहा था, उसमें अब तक हमने देख लिया था भारत की सीमाएं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा संबंधित राष्ट्र, उसके पश्चात तटीय सीमा। तटीय सीमा जो भारत की लगती है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या बात करें हिंद महासागर से, और तटीय सीमा पर कुल राज्यों की संख्या 9। उनका विवरण अब तक हमने देखा था। उसके पश्चात हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें बात करें समुद्री सीमा का परिचय। समुद्री सीमा जो हिंद महासागर के साथ भारत की लगती है, या बात करें तो हम संपूर्ण विश्व के वे राष्ट्र जिनकी तटीय सीमा लगती है, उन राष्ट्रों की संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1982 में समुद्री सीमा तय की गई है। तो आइए देखिए समुद्री सीमा में। तो जैसे भारत है, भारत का ये तटीय क्षेत्र जिसकी बात की थी हमने, हिंद महासागर से लगती है। और भारत की जो समुद्री सीमा है या किसी भी राष्ट्र की समुद्री सीमा जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित की गई 1982 में, उसके अनुसार समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक किसी भी राष्ट्र की सीमा निर्धारित की गई है। और 200 नॉटिकल मील जो तट है, जैसे भारत का तटीय क्षेत्र, वहाँ से लेकर यहाँ तक 200 नॉटिकल मील तक जो समुद्री सीमा निर्धारित की गई है। और इस समुद्री सीमा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बात करें, इसका जो प्रारंभिक बिंदु आता है, जैसे भारत का तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र के जो कटे फटे भाग हैं उनको मिलाने वाली जो प्रारंभिक रेखा आती है, उसको बोलते हैं आधार रेखा। आधार रेखा तट से 12 नॉटिकल मील तक निर्धारित की गई है। 12 नॉटिकल मील के पश्चात अगली जो रेखा आती है उसको बोलते हैं संलग्न सीमा। संलग्न सीमा की जो दूरी होती है वो होती है 24 नॉटिकल मील। उसके पश्चात तीसरी सीमा होती है, वो होती है अन्य आर्थिक क्षेत्राधिकार। ये सीमा तट से लगभग 200 नॉटिकल मील तक होती है। इस प्रकार समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। बात करें इन सीमाओं का महत्व, तो प्रारंभिक जो सीमा है, जैसे आधार रेखा, आधार रेखा कटे फटे तटों को मिलाने वाली रेखा होती है। और इस आधार रेखा के आंतरिक जो भाग होता है उसको बोलते हैं आंतरिक सागर के नाम से जाना जाता है। इस आंतरिक सागर पर हमारे भारत के तटीय प्रदेश या किसी भी राष्ट्र के तटीय क्षेत्र पर कटे फटे आकृतियों का निर्माण होता है। इनमें अनेक प्रकार की झील पाई जाती है। इन झीलों को, जैसे भारत का जो ये पश्चिमी तट है, कोंकण तट जैसे बताया था, महाराष्ट्र, गोवा का तट, और यहाँ पर मालाबार तट। तो मालाबार तट का विस्तार जैसे हमने बातें की थी कि मालाबार तट है वो कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक स्थित है, और कोंकण तट है वो महाराष्ट्र से गोवा के मध्य स्थित है। इस तट पर जो कटे फटे रूप में आकृतियाँ पाई जाती हैं उनको स्थानीय भाषा में यहाँ पर बोला जाता है जैसे कयाल। तो कयाल यहाँ पर एक प्रकार की झील होती है, पश्चिमी तट पे पाई जाती है, लैंगूर का एक रूप होती है, जिसमें सर्वाधिक कयाल मालाबार तट और कोंकण तट पे पाई जाती है। इसमें जैसे आपने नाम सुना हो अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील केरल में स्थित है। इसके अलावा वेवनाथ झील, तो भारत के पश्चिमी तट पे पाई जाने वाली झीलों को कयाल कहा जाता है। इसके अलावा पूर्वी तट के क्षेत्र की जो झील होते हैं उनको लैंगून बोलते हैं। और सबसे बड़ा जो लैंगून है वो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा लैंगून। तो इस प्रकार पूर्वी तट की झीलों को लैंगून, पश्चिमी तट पे पाई जाने वाली झीलों को कयाल। और जो ये लैंगून और कयाल झील का क्षेत्र बनता है वो बनता है आधार रेखा। आधार रेखा के मध्य स्थित आंतरिक सागर, यहाँ पर इन प्रकार की झीलों का विस्तार पाया जाता है। बात करें इस क्षेत्र का महत्व है, आधार रेखा के जो आंतरिक क्षेत्र आता है वहाँ पर किसी भी राष्ट्र को व्यापार करने का अधिकार होता है, मछली पकड़ने का अधिकार होता है, टैक्स वसूल करने का अधिकार होता है, युद्ध अभ्यास जैसी अधिकार दिए गए हैं। उसके पश्चात बात करें दूसरी रेखा होती है संलग्न सीमा। संलग्न सीमा की जो दूरी बताई
वो है 24 नॉटिकल मील। इस 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है संलग्न सीमा कहलाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः विशेषतः 3 अधिकार दिए गए। 3 अधिकारों की बात करें तो इसमें एक तो जैसे सीमा शुल्क वसूल करने का अधिकार, तो पहला अधिकार दिया गया है इसमें सीमा शुल्क वसूली का अधिकार। उसके पश्चात बात करें इस क्षेत्र का दूसरा अधिकार है वो है वित्तीय अधिकार, यानी कि कर वसूल करना। किसी भी राष्ट्र के द्वारा यदि इस क्षेत्र में व्यापार होता है, उससे संबंधित राष्ट्र की जहाज या बड़े पोर्ट वगैरह यहाँ पर आती हैं, तो उनसे भारत सरकार टैक्स वगैरह वसूल कर सकती है, या प्रत्येक राष्ट्र को ये अधिकार है वहाँ पर टैक्स वसूली का अधिकार, तो इसको हम बोलेंगे वित्तीय अधिकार इस क्षेत्र में दिया गया है। उसके पश्चात इस क्षेत्र का तीसरा अधिकार दिया गया है वह है प्रदूषण से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण। प्रदूषण नियंत्रण, तो इस प्रकार इस क्षेत्र में कुल अधिकार है 3। एक तो प्रदूषण सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, वित्तीय अधिकार, इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण। ये यहाँ के 3 महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके अलावा सेना के युद्ध अभ्यास भी हो सकते हैं, यहाँ पर मछली पालन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो सीमा बताई मैंने संलग्न सीमा, उसके पश्चात जो तीसरी सीमा होती है उसको बोलते हैं अन्य आर्थिक क्षेत्र अधिकार। इस क्षेत्र में समुद्र में पाए जाने वाले संसाधनों का दोहन किया जा सकता है संबंधित राष्ट्र के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर मछली पकड़ना, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करना, सेना के युद्ध अभ्यास आदि। इसके अलावा इस क्षेत्र में किसी भी राष्ट्र को कर वसूल करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो कर वसूल करने का जो सीमा है वो संलग्न सीमा तक है। ये अन्य आर्थिक क्षेत्र में जैसे मैंने बताया मछली पालन, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, संसाधनों का दोहन जिसमें प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, पेट्रोलियम पदार्थ आदि का दोहन संबंधित राष्ट्र कर सकता है। इस प्रकार किसी भी राष्ट्र जिसकी तटीय सीमा लगती है उसको निश्चित दूरी तक संयुक्त राष्ट्र संघ के मानकों के द्वारा यहाँ पर 200 नॉटिकल मील तक सीमा निर्धारित की गई है। यदि कोई राष्ट्र इस 200 नॉटिकल मील से आगे किसी संबंधित राष्ट्र या दूसरे राष्ट्र के अधिकारों का हनन करता है तो इसकी सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में की जा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका निर्णय देगा, उसको मानना पड़ेगा। दोस्तों, हाल ही में इस समुद्री सीमा का जो बवाल मचा हुआ है वो चल रहा है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर का जो मामला है वो अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग नीदरलैंड में। और दक्षिणी चीन सागर की स्थिति बात करें तो ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में, जैसे बात करें यहाँ पर भारत के पूर्वी क्षेत्र में या जिनको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र। उसके पश्चात बात करें यहाँ पर आता है चाइना की स्थिति, और चाइना के दक्षिण में यहाँ पर जो राष्ट्र है वियतनाम, फिलीपींस द्वीप समूह है, जापान के द्वीप समूह है। जो क्षेत्र आता है वो दक्षिण चीन सागर का आता है। इस दक्षिणी चीन सागर में चीन अपना जो अधिकार क्षेत्र है उससे भी आगे सीमाओं का दोहन कर रहा है, समुद्री सीमाओं का। और इसके जो राष्ट्र बात करें यहाँ पर पड़ोसी राष्ट्र वियतनाम, फिलीपींस, जापान आदि राष्ट्रों की सीमाओं का इसके द्वारा हनन किया जा रहा है। तो इन राष्ट्रों ने अभी दक्षिण चीन सागर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चीन के खिलाफ अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय भी आया है कि चीन अपने अधिकार क्षेत्र तक ही सीमाओं का दोहन कर सकता है। तो ये मामला चल रहा है दक्षिण चीन सागर का। तो हमने जो बातें की हैं सीमाओं से संबंधित, और सीमाओं में हमने 3 प्रकार की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसके अलावा तटीय सीमा और ये समुद्री सीमा। अब बात करें समुद्री पड़ोसी देशों की, भारत से लगते हुए समुद्री पड़ोसी देश। इससे पहले हमने जो बातें की थी वो बात की थी स्थलीय सीमा प्रदेश। तो भारत के जो समुद्री सीमा बनती है उसमें जो राष्ट्र आते हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर आता है श्रीलंका। श्रीलंका
के साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है। उसके पश्चात बात करें, यहाँ पर जैसे बात करें तो मालदीव की स्थिति आती है। मालदीव एक छोटा सा राष्ट्र है जिसकी राजधानी माले है, एक इस्लामिक कंट्रीज है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण मालदीव काफ़ी चर्चा में चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी मात्रा में जो हमारे ग्लेशियर है, बर्फ़ के क्षेत्र हैं, उत्तरी ध्रुव में दक्षिण ध्रुव पर पिघल रहे हैं, उनके चलते समुद्री जल स्तर बढ़ने से मालदीव जैसे छोटे छोटे द्वीपीय देश डूबने के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी चर्चा में मालदीव का परिचय चल रहा है। तो मालदीव भारत से सीमा बनाता है, समुद्री सीमा। श्रीलंका भारत से सीमा बनाता है, समुद्री सीमा। उसके पश्चात बात करें समुद्री सीमा पर, यहाँ पर राष्ट्र आता है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया एक दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित राष्ट्र है, आसियान राष्ट्रों का समूह राष्ट्र, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र आसियान का एक सदस्य राष्ट्र है। तो इंडोनेशिया भी भारत के साथ समुद्री सीमा बनाता है। इंडोनेशिया के साथ भारत के जो द्वीप सीमा बनाते हैं उनमें आते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति बंगाल की खाड़ी में आती है और ये इंडोनेशिया से काफ़ी नज़दीक है। तो भारत का जो सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश में माना जाता है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। इसके अलावा बात करें हमें श्रीलंका की। अब श्रीलंका के विषय में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका कि भारत का जो मुख्य तट है उसके निकट समुद्री पड़ोसी राष्ट्र कौन सा है। तो उसके निकट समुद्री पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका है, मुख्य तट के श्रीलंका। और सीधा क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, तो इसमें इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र में आता है, अंडमान निकोबार से सीमा बनाता है। अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उसके पश्चात बात करें भारत के समुद्री पड़ोसी राष्ट्रों में, जैसे यहाँ पर हमने बातें की थी पहले वाले चैप्टर में, इसमें बातें की थी, पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है और समुद्री सीमा बनाता है। उसके अलावा बांग्लादेश भारत के साथ समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा बनाता है। तो ये भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी राष्ट्र है। तो समुद्री सीमा का परिचय आपका समाप्त होता है। सीमाओं को एक बार पुनः गौर से देखेंगे। 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहली सीमा जो बताई थी आधारिक है, दूसरी है संलग्न सीमा और तीसरी है अन्य आर्थिक क्षेत्राधिकार। इस प्रकार हमने भारत की सीमाओं का परिचय पढ़ लिया है। अब दूसरा चैप्टर हिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं परिचय में। वो बात करेंगे हमें भारत की लंबाई चौड़ाई का विस्तार, भारत के अक्षांशीय देशांतरी स्थिति का विस्तार आदि जानकारी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, विस्तार, लंबाई चौड़ाई। तो दोस्तों जैसे आपने पढ़ा है अक्षांश देशांतर रेखाएं, अक्षांश देशांतर रेखाएं के माध्यम से किसी भी स्थान की स्थिति, विस्तार व देशांतर के माध्यम से किसी भी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। अक्षांशों के माध्यम से जलवायु या संपूर्ण विश्व को जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है। तो हम सभी अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ते हैं कक्षा 4 से। तो अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, देशांतर की संख्या कितनी होती है, अक्षांश का उपयोग क्या है, देशांतर का उपयोग क्या है। तो इनका एक सामान्य परिचय हम देखेंगे, अक्षांश देशांतर। तो सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर को समझेंगे, उसके पश्चात भारत का अक्षांश और देशांतर परिचय पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अक्षांश देशांतर। जैसे आपने पढ़ा है कि अक्षांश रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर एक वर्त के रूप में दर्शाई जाती है, गोलाकार वर्त। इसके अलावा देशांतर जो होते हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर अर्धवर्त के रूप में दर्शाई जाती है। तो देशांतर होते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर
एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाती हुई जो रेखा निर्धारित की जाती है उनको बोलते हैं देशांतर। देशांतरों की कुल संख्या 360 कुल देशांतर होते हैं। और देशांतर का जैसे उपयोग मैंने अभी बताया, किसी भी स्थान की स्थिति, विस्तार व समय ज्ञात करने, तो इनको बोलेंगे देशांतर। इसके अलावा इनकी संख्या कुल होती है 360। अक्षांश होती है, ये एक वृत्त के रूप में दर्शाई जाती है। अक्षांशों की कुल संख्या होती है, अक्षांशों की बात करें केवल अक्षांश, तो अक्षांशों की कुल संख्या होती है 181 अक्षांश, 181। इसके अलावा बात करें अक्षांश रेखाओं की संख्या, इनकी संख्या होगी रेखा 179 अक्षांश रेखाएं और अक्षांश होते हैं 121। अब अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में अंतर होता है। अक्षांश हम किसी एक बिंदु को बोलेंगे और उसी बिंदु पर जो रेखा दर्शाई जाएगी उसे बोलेंगे अक्षांश रेखा। तो गलोबिया मानचित्र पर जो एक मुख्य भाग में या बीचों बीच इसके मध्य भाग में जो एक बिंदु दर्शाया जाता है एक निश्चित दूरी पर, उसको बोलेंगे अक्षांश, और उस पर निर्धारित की गई रेखा को बोलेंगे अक्षांश रेखा। तो अक्षांश उत्तर की ओर दर्शाए जाते हैं कुल 90 और दक्षिण की ओर अक्षांश दर्शाए जाते हैं 90। इस प्रकार 90, 90, 180 और एक 0 डिग्री वाला, तो कुल इनकी संख्या हो गई 181 अक्षांश। इन्हीं अक्षांशों पर जो रेखाएं दर्शाई जाती हैं उनको बोलेंगे अक्षांश रेखा। और ये अक्षांश रेखाएं हम अधिकतम उत्तरी गोलार्ध में दर्शा सकते हैं 89 और दक्षिणी गोलार्ध में दर्शा सकते हैं 89। ये जो ध्रुव वाला क्षेत्र होता है वहां पर रेखा नहीं बनती, केवल एक अक्षांश से मात्र दर्शाया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर दो रेखाओं की यहाँ पर क्या होती है माइनस कमी होगी, तो कुल रेखाएं बचेंगी हमारे पास में 119, यानी कि अक्षांश 181 और रेखाएं 119। तो एक गलोब पर दर्शाई जाती हैं। अक्षांश में बात करें, जैसे मुख्य अक्षांश होते हैं तीन अक्षांश, जिसमें करक रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो सबसे पहले बात की हमने भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा की जो स्थिति बनती है वो गलोब के मध्य से उत्तर से दक्षिण की ओर। उसके पश्चात इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा दर्शाई जाती है उसको बोलते हैं करक रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश उसको बोलेंगे मकर रेखा। तीन मुख्य अक्षांश करक रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तीनों रेखाओं की स्थिति में बात करें तो इनकी स्थिति चलती है सूर्य के आधार पर। भूमध्य रेखा मध्य से निर्धारित की गई है, करक रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब करक रेखा और मकर रेखा की विशेषता बात करें, इनकी जो स्थिति निर्धारित की गई है वो सूर्य के आधार पर, सूर्य की स्थिति के आधार पर करक रेखा मकर रेखा की स्थिति। जैसे बात करें उत्तरी गोलार्ध में करक रेखा पर सूर्य अधिकतम सीधा चमकता है, उसके पश्चात सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी रहती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य स्थित होता है 21 जून की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है अधिकतम। उसके पश्चात बात करें सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक सीधा चमक पाता है, और ये स्थिति रहती है 22 दिसंबर। तो इस प्रकार सूर्य की किरणों की जो गति होती है पृथ्वी पर कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा, जब
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर। सूर्य की किरणें जो सीधी चमकती हैं उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। इसके अलावा भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति 2 बार होती है, एक होती है 21 मार्च को और एक होती है 23 सितंबर। 23 सितंबर यानी कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से बढ़ेगा 21 जून तक जाएगा, उसके पश्चात 21 जून से 23 सितंबर को भूमध्य रेखा को पार करता हुआ 22 दिसंबर को पहुंचेगा मकर रेखा पर। तो इस स्थिति के आधार पर दोनों रेखाओं का निर्धारण किया गया। तो जो हम बात कर रहे थे अक्षांशों की, अक्षांशों में बातें की हमने। अक्षांशों का मुख्य उपयोग होता है किसी भी स्थान की स्थिति और विस्तार। दूसरा बताया जलवायु, वहां के कटिबंधों का पता लगाना। और अक्षांशों के आधार पर ही संपूर्ण विश्व को 5 जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है। अब बात करें 5 जलवायु कटिबंध, तो इसमें जैसे कटिबंध आते हैं, एक तो जहां पर सर्वाधिक गर्मी होगी, जहां पर सर्वाधिक सर्दियां होगी। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी चमकती है, इसलिए वहां की जो जलवायु होगी वो शीत कटिबंध होगी। ध्रुवों पर वर्ष भर बर्फ जमा रहती है, इसलिए यहाँ का जो कटिबंध निर्धारित किया जाएगा वो आएगा अतिशीत, अतिशीत। इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव पर अतिशीत, उत्तरी ध्रुव पर अतिशीत। दूसरा कटिबंध बात करें, भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है। जैसे आपने देखा भी 21 मार्च 23 सितंबर को सीधा चमकता है। जब सूर्य की किरणें लगभग कर्क रेखा पे होती हैं तो उस समय भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी होती हैं। इसके अलावा जब सूर्य मकर रेखा पे होता है तब भी भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी होती हैं। इसलिए यहाँ का जो जलवायु क्षेत्र है वो वर्ष भर यहाँ पर उच्च तापमान की स्थिति रहती है, इसलिए इस क्षेत्र को हमें अति उष्ण जलवायु कटिबंध नाम देंगे। तो अति उष्ण जो जलवायु कटिबंध बनता है उसकी स्थिति भूमध्य रेखा से 10 अक्षांश दक्षिण और 10 अक्षांश उत्तर, इस जलवायु कटिबंध को बोलते हैं अति उष्ण, अति उष्ण जलवायु कटिबंध। अति उष्ण जलवायु कटिबंध और अति शीत। तो अब तक हमने 2 जलवायु कटिबंध देखे हैं, एक तो सूर्य की सीधी स्थिति और एक है सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें। इसके अलावा बात करें हम अगला जलवायु कटिबंध, तो जैसे बात करें 10 अक्षांश उत्तर से लेकर यहाँ पर बनती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 10 अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये जो क्षेत्र बनता है यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है, परंतु इस अति उष्ण की तुलना में थोड़ा कम। इसलिए इस जलवायु कटिबंध को नाम दिया गया है उष्ण जलवायु कटिबंध। उष्ण जलवायु कटिबंध। उष्ण जलवायु का क्षेत्र 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जो जलवायु कटिबंध बन रहा है इसको नाम दिया गया है उष्ण जलवायु कटिबंध। उसी प्रकार आगे बात करें, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कर्क रेखा मकर रेखा से 23.5 डिग्री से वैसे वैसे सूर्य की किरणें थोड़ी थोड़ी तिरछी होती जाएंगी और इसका जो क्षेत्र बनता है यहाँ पर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इधर बात करें तो 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 से 45 दक्षिण और 45 से उत्तर, ये जो जलवायु कटिबंध बन रहा है इसको नाम दिया गया उपोष्ण, ना तो गर्मी और ना ही सर्दियां। उपोष्ण जलवायु कटिबंध, इसका क्षेत्र जो बन रहा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री और उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 से 45, यानी कि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें थोड़ी थोड़ी तिरछी हो जाती, सीधी अधिकतम कर्क रेखा तक चमक पाती है, उसके पश्चात तिरछा। उससे आगे बात करें तो 45 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री,
ये जो क्षेत्र बन रहा है इसको बोलेंगे हम शीतोष्ण जलवायु कटिबंध। शीतोष्ण जलवायु कटिबंध। तो शीतोष्ण जलवायु कटिबंध का जो क्षेत्र बनता है वो बनता है 45 डिग्री से लेकर 66.5 दक्षिणी या 45 से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो जलवायु कटिबंध बनता है वो शीतोष्ण बनता है। उसके पश्चात 66.5 से 90 डिग्री तक जो जलवायु कटिबंध बन रहा है उसको बोलेंगे अतिशीत। इस प्रकार हमने अक्षांशों के आधार पर संपूर्ण विश्व को 5 जलवायु कटिबंधों में निर्धारित किया है। जलवायु का जो चैप्टर है हमारे भारत से जुड़ा हुआ है। भारत का जो जलवायु विस्तार है, कटिबंधों का विस्तार है, कटिबंधों का परिचय है, तो ये सभी हम अक्षांशों के माध्यम से देखेंगे। सूर्य की स्थिति है, सूर्य की जो गति होती है वो भी अक्षांशों के माध्यम से चलती है। तो अक्षांशों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, पहले तो किसी भी देश, राष्ट्र या राज्य या किसी भी स्थान विशेष की स्थिति व विस्तार, उत्तरी व दक्षिणी विस्तार अक्षांशों के माध्यम से ज्ञात करेंगे। फिर उसके पश्चात जलवायु। तो एक सामान्य जानकारी आपको याद होना जरूरी है कि अक्षांश हैं, इनकी संख्या कितनी है, अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है, अक्षांश कुल कितने होते हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, अक्षांश के दर्शक कितने निर्धारित किए जाते हैं, वर्त के रूप में होते हैं, अर्धवर्त के रूप में होते हैं। तो अक्षांश हमेशा एक वर्त के रूप में होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर अक्षांश से वर्त घटते जाते हैं क्योंकि पृथ्वी का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु चपटी अवस्था में। तो इस प्रकार मैंने एक बेसिक आपको बातें बताई, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा की स्थिति। बात करें हमें हमारे भारत में जैसे अक्षांश से परिचय पढ़ेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, भूमध्य रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से जाती है। तो एक परिचय होता है अक्षांश और देशांतरों का। उसके पश्चात हम जैसे बेसिक जानकारी हासिल करते हैं देशांतरों की। तो देशांतरों के बारे में आपने देखा भी कि देशांतरों की स्थिति जो होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर, और कुल देशांतर 360। देशांतरों का जो उपयोग होता है अभी बताया, किसी भी स्थान की स्थिति विस्तार, उसके पश्चात वहाँ का समय ज्ञात करना देशांतर के माध्यम से। तो जैसे बात करें हम देशांतरों में, देशांतर एक अर्धवर्त के रूप में दर्शाई जाती है। संख्या कुल 360 होती है। दो देशांतर के मध्य दूरी निश्चित कहाँ पे होती है, तो देशांतर निश्चित दूरी पर निर्धारित किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर देशांतर के मध्य जो निश्चित दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। यहाँ पर ये जो क्षेत्र बन रहा है इसको बोलेंगे हम 111.32 किमी। ये भूमध्य रेखा पर निश्चित दूरी होती है देशांतर। अक्षांशों में निश्चित दूरी होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर अक्षांशों की दूरी। दो अक्षांशों के मध्य दूरी कहलाती है कटिबंध। जैसे भी बताया दो अक्षांश होते हैं, जैसे भी देखा हमने प्रारंभिक बिंदु पे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो ये दूरी कहलाएगी कटिबंध। दो अक्षांशों के मध्य दूरी कटिबंध कहलाती है। दो देशांतरों के मध्य दूरी वो कहलाएगी गोरे। दो देशांतरों के मध्य दूरी गोरे कहलाती है। दो अक्षांशों के मध्य दूरी कहलाती है कटिबंध। यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बनता है उसको कहा जाता है ग्रिड या मेश। अक्षांश और देशांतरों का जाल ग्रिड या मेश कहलाता है। देशांतर के मध्य दूरी कहलाती है गोरे, और अक्षांशों के मध्य दूरी कहलाती है कटिबंध। यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है। दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर, और दो देशांतरों के मध्य दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। और विशेष बात यह है कि दूरी फिक्स कहाँ पे होती है, ये दूरी फिक्स होती है भूमध्य रेखा पर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। दो देशांतर के मध्य दूरी होती है वो होती है फिक्स कहाँ पे, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा
विषुवत रेखा के नाम से भी जानी जाती है, 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानी जाती है, जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती हुई पूर्व से पश्चिम की ओर निर्धारित की गई। तो देशांतर की कुल संख्या 360 देशांतर होते हैं। 360 में बात करें, मुख्य देशांतर होती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर ग्लोब के मध्य से निर्धारित की गई, उत्तर से दक्षिण की ओर। और इस 0 डिग्री देशांतर की जो विपरीत रेखा है, जस्ट पीछे की रेखा, उसको बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर। इस प्रकार देशांतर के आधार पर ग्लोबीय मानचित्र को 2 भागों में बांटा गया है। इसका यहाँ का जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम पूर्वी गोलार्ध, और इसको बोलेंगे हम पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध का देशांतर विस्तार और पश्चिमी गोलार्ध का देशांतर विस्तार। भारत का देशांतर विस्तार पूर्वी है, पश्चिमी, इस प्रकार के क्वेश्चन डाला जाता है। अमेरिका का देशांतर विस्तार पश्चिमी आएगा, पूर्वी आएगा। भूमध्य रेखा के आधार पर ग्लोब को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध जैसे बताया और दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार देशांतर रेखाएं 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है। वहां से संपूर्ण विश्व के वार दिनांक ज्ञात किए जाते हैं। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहा गया। इसी प्रकार देशांतर में जैसे भारत की मानक समय रेखा क्या है, भारत की मानक समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा के मध्य समय का अंतर, इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देशांतर से किसी भी स्थान विशेष की स्थिति विस्तार के अलावा वहां का समय ज्ञात किया जाता है। और समय ज्ञात करने के क्वेश्चन आजकल के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन दिया जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है और उसका हल किस प्रकार से होगा, इसका हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की विश्व के मानचित्र पे इनकी चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, विश्व का जो मानचित्र है उसमें महाद्वीप और महासागरों की संख्या, क्योंकि थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा महाद्वीप और महासागरों से। हम थोड़ा सा अपने भारत के परिचय से थोड़ा सा निकल कर जा रहे हैं महाद्वीप की तरफ, क्योंकि वहाँ पर देशांतर विस्तार, अक्षांश विस्तार, उसके पश्चात हम भारत के परिचय पे लौटेंगे और भारत की स्थिति का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार भी देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर बात करते हैं महाद्वीपों की। तो जो महाद्वीप है उनकी कुल संख्या है 7 महाद्वीप है। संपूर्ण विश्व को 7 महाद्वीप और मुख्यतः 4 महासागर। कुल की बात करें 5 महासागर, मुख्यतः 4 महासागर में बांटा गया है। तो जैसे अभी बात कर रहे थे, ये जो आपका मानचित्र तैयार हो रहा है जिसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर हमने स्थिति बनाई है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर बात करें यूरोप की स्थिति बनेगी। यूरोप से जुड़ा हुआ महाद्वीप जो है एशिया, यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एशिया की स्थिति, और यहाँ पर हमारा भारत, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह आते हैं। यहाँ पर एशिया का ये रूप है। एशिया और यूरोप जुड़े हुए महाद्वीप हैं, यूरेशिया इनका संयुक्त नाम है। उसके पश्चात यहाँ पर बात करें तो महाद्वीप बनता अफ्रीका, विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप के रूप में पहचाना जाता अफ्रीका। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जो आकृति बनेगी वो बनेगी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र में जो आता है वो आता है अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो हम जो परिचय चल रहा था हमारा अक्षांश और देशांतर का, महाद्वीपों पे इनका परिचय देखते हैं, मानचित्र पे देखते हैं। ग्लोब पर आपने जैसे देखा है। तो सबसे पहले बात करें अक्षांशों की। तो अक्षांशों में जैसे अभी बताया था मैंने, अक्षांशों में जो मुख्य अक्षांश होती है वो होती है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा। मानचित्र को 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं और दक्षिण में 90। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है, ग्लोब पर 179।
उसके पश्चात जैसे पढ़ा था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, और इसकी स्थिति भारत के मध्य से, तो यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा दक्षिण में जो गुजरती है वो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है उसको बोलते हैं मक्का रेखा। ये 3 प्रमुख रेखाएं मैंने बताई थी। तो इनमें से 3 रेखाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारत से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है वो है 23.5 डिग्री, भारत के मध्य से जाती है, 8 राज्यों से जाती है। 8 राज्यों की स्थिति का हम विवरण देंगे यहाँ पर। उससे पहले बात करें कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, जिसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मक्का रेखा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा और मक्का रेखा। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इससे गुजरती है एकमात्र कर्क रेखा। ऑस्ट्रेलिया से मक्का रेखा गुजरती है। यूरोप है, ये कर्क रेखा उत्तर में आते हैं। तो इस प्रकार 3 अक्षांश रेखा हैं। उसके अलावा बात करें देशांतर में, तो मुख्य देशांतर रेखा है उसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। यहाँ पर ये जो ग्रीनलैंड द्वीप है यहाँ से इसका प्रारंभ होता है, और ये यूरोप, अफ्रीका से ये चलती है अंटार्कटिका की तरफ। तो ये जो रेखाएं 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को जो क्रॉस करेंगे वो अफ्रीका महाद्वीप के समीप अटलांटिक महासागर, यहाँ पर इन दोनों का क्या होता है, मिलन। यहीं से संपूर्ण विश्व 4 गोलार्ध में बढ़ता है, और अफ्रीका का एक राष्ट्र है यहाँ पर घाना, उसके समीप दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। यहाँ से संपूर्ण विश्व 4 गोलार्ध में बढ़ता है। अब यहीं से स्थिति हम भारत की देखते हैं, तो भारत का जो गोलार्ध है वो आता है संयुक्त रूप से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आएगा, जैसे पढ़ेंगे अक्षांशों के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के आधार में पूर्वी। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार जो पढ़ेंगे हम, पूर्वी देशांतर विस्तार होगा और उत्तरी अक्षांश विस्तार। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है घुमाकर, जैसे पश्चिमी देशांतर भी डाल दिया जाता है, पूर्वी देशांतर। यदि हम उस पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं अच्छी तरह से तो वहाँ पर हमारे क्वेश्चन गलत होने की काफ़ी संभावना रहती है। तो वहाँ पर आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा कि भारत का जो देशांतर विस्तार पश्चिमी दे रखा है, पूर्वी दे रखा है। तो याद रखना है देशांतर विस्तार पूर्वी और अक्षांश विस्तार उत्तरी। तो यह 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, संपूर्ण विश्व का मानक समय यहां से ज्ञात किया जाता है। यह ग्रीनलैंड, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका से गुजरती है। उसके पश्चात बात करें हमें अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा, जिसको बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर रेखा ये आती है प्रशांत महासागर से, ऑस्ट्रेलिया के समीप से गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा कहा जाता है। इस 0 डिग्री देशांतर से 180 तक का ये जो क्षेत्र बनता है ये पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और ये क्षेत्र कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो 2 गोलार्धों का निर्माण यहाँ पर देशांतर के आधार पर किया गया है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। भारत की स्थिति आपको देखनी है देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांशों के आधार पर भारत का विस्तार आ रहा है उत्तरी गोलार्ध। तो जैसे बात करें भारत के अक्षांश विस्तार की, तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो प्रारंभ होता है, जैसे भारत का जो तट है, जैसे बताया था दक्षिणी क्षेत्र जिसमें कन्याकुमारी आती है, यहाँ से भारत का अक्षांश विस्तार प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, क्योंकि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसके उत्तर में, और 0 डिग्री से हम पहुँचते हैं 8 डिग्री 4 मिनट पे। तो यहाँ पर भारत का अक्षांश विस्तार प्रारंभ होता है उत्तरी गोलार्ध में, और ये चलता है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। इनके मध्य भारत का अक्षांश विस्तार आता है।
बात करते हैं वैसे देशांतर विस्तार की, तो देशांतर विस्तार यहां से प्रारंभ होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अक्षांश विस्तार मुख्य भूमि कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। यानी कि जो हम चल रहे हैं ये चल रहे हैं पूर्वी गोलार्ध, इसलिए यहाँ पर देशांतर को पूर्वी बोलेंगे और अक्षांशों को बोलेंगे उत्तरी। तो ये विश्व के मानचित्र पे भारत की अक्षांश ये और देशांतर विस्तृत ये। इसके अलावा भारत का जो अंडमान निकोबार है, जिसमें निकोबार का जो दक्षिणी बिंदु है उसका अक्षांश विस्तार प्रारंभ होता है यहाँ पर 6 डिग्री 45 मिनट से। यानी कि कन्याकुमारी के दक्षिण में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसको यहाँ पर इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, इसके अलावा पिग्मेलियन पॉइंट, पारासन पॉइंट आदि नाम दिए गए, इनका अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से प्रारंभ होता है। भारत का जो कन्याकुमारी है उसका प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट, जम्मू कश्मीर तक चलता है। यहाँ पर गुजरात से प्रारंभ होता है देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये अक्षांशों के आधार पर किसी स्थान की स्थिति व विस्तार। उसके अलावा जैसे बात करें, अभी हमने बात की कि जो देशांतर है उनसे समय ज्ञात किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, दोनों से क्वेश्चन बनता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर, भारत की जो मानक समय रेखा है इनके मध्य का जो पार्ट बनता है यहाँ पर बनता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से 82.5 से भारत का मानक समय रेखा है, तो 82.5 पश्चिम में मिलता ऑप्शन में, 82.5 पूर्व, और काफ़ी चांस होते हैं वहाँ पर यदि हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, गलत होने की, तो गौर से पढ़ना है कि पश्चिम में पूर्व, तो आपको करना है पूर्व 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो यहीं से निकलता है कि भारत की मानक समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से समय में आगे है या पीछे। तो देखो दोस्तों, बात करें हमारा जो भारत का विस्तार है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से पूरब में, और पूरब में ही सबसे पहले सूर्य उदय होते हैं। तो जहां पर सूर्य उदय पहले होगा वहां का समय हमेशा आगे होगा। और सूर्य उदय की जो मैंने अभी रेखा बताई वो बताइए अभी 180 डिग्री देशांतर रेखा, ना तो ये पूर्व कहलाएगी ना ये पश्चिम कहलाएगी, मध्य पार्ट में आती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा से जब सूर्य पूर्वी गोलार्ध की ओर बढ़ता है तब वहां से सूर्य उदय प्रारंभ होता है, एक नए दिन की अवधि प्रारंभ होती है। और आप पढ़ते हैं बचपन से, जैसे नाम सुना होगा, सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं? जापान। डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन। तो इन पर हम बातें करेंगे। जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले इसकी जो किरणें आती हैं वो यहाँ पर प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप समूह का राष्ट्र है जापान, वहाँ पर गिरती है। तो सबसे पहले सूर्य उदय होता है जापान। जापान के पश्चात सूर्य की किरणें पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बढ़ती है और ये भारत की तरफ बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा तक पहुँचती है। तो 180 डिग्री देशांतर से चलकर यह पहुँचती हैं 0 डिग्री देशांतर। तो इस पार्ट को पार करने में इसको पूरा समय 12 घंटे का लगता है, क्योंकि पृथ्वी का जो पार्ट है 2 भागों में बांटा है, 12 घंटे का है, ये 12 घंटे का है। तो दिन रात की अवधि 24 घंटे की होती है। यानी कि पृथ्वी सूर्य के सामने से अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, इससे दिन रात बनती है। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी होती हैं या पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने होगा वहाँ पर दिन होगा, पीछे के भाग में रात्रि होगी। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में सूर्य उदय, इस क्षेत्र में सूर्य अस्त। तो सूर्य जब उदय होता है जापान में, अस्त होता है
ब्रिटेन। तो डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन कहलाता है, उगते हुए सूर्य का देश कहलाता है जापान, और मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहलाता है नॉर्वे। तो जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ से 180 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री देशांतर पे तक जो सूर्य की किरणें पहुँचती हैं वो पहुँचती 12 घंटे में। यानी कि कुल देशांतर कितनी पार करनी पड़ती है इसको, तो ये कुल देशांतर पार करती है 180 देशांतर पार करती है ये 12 घंटे में। यानी कि बात करें हम 180 देशांतर को पार करने में समय लगा 12 घंटे। 1 घंटे में कुल कितनी देशांतर पार की? 1 घंटे में कुल कितनी देशांतर? तो बात करें यहां पर 1 घंटे में कुल मिनट होते हैं 60 मिनट 1 घंटे में, और 60 मिनट में कुल देशांतर पार होते हैं इसमें 15। इसके लिए हमें 12 से किसको हम विभाजित करेंगे? 180 को। तो इस प्रकार इनका डिवाइड करने पर आती 15, यानी कि 1 घंटे में कुल देशांतर होते हैं 15। 1 घंटे में कुल मिनट कितनी होती हैं? 60। तो 60 मिनट में कितने देशांतर पार होंगे? यानी कि 60 मिनट में पार होते हैं कितने देशांतर? 15। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो ये लगेगा 4 मिनट। जब सूर्य 180 डिग्री देशांतर रेखा से चलता है और 0 डिग्री देशांतर पे आता है, तो कुल देशांतर पार करके आता है ये 180। समय लगा 12 घंटे का। 1 घंटे में कितनी डिग्री? 15 डिग्री देशांतर। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 15 डिग्री देशांतर पार कर रही है 7 मिनट में। निकालना में एक देशांतर का, तो 60 मिनट बटा 15 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। सूर्य की किरण एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय रहती है। 2 को करेगी 8, तो ऐसे चलता रहेगा समय। यहाँ पर जो कुल हमने जैसे अभी देखा है 180 डिग्री देशांतर है, 180 देशांतर पार करके आएगी। एक को समय कितना लगता है? 4 मिनट का। तो 180 को कुल कितने मिनट लगेंगे? 720 मिनट। यानी कि 720 मिनट के हम बनाएंगे घंटे, तो घंटे बनाए तो कुल घंटे हो गए 12 घंटे। इस प्रकार ये समय निकलेगा। क्वेश्चन बनेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार समय किधर बढ़ेगा किधर घटेगा। 2 देशांतर के मध्य समय का अंतर या एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणें कितना समय लेती हैं। तो जैसे बात करें हम बेसिक बात, यहाँ पर भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मानक समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से समय में पीछे या आगे है। तो हमेशा भारत का जो मानक समय है वो हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से पूर्व में है। कितना समय आगे है, कितना घंटे आगे है, तो इसका देखो विवरण। यहाँ से 82.5 से 0 डिग्री, इनके मध्य कुल देशांतर है 0 से 82.5, यानी कि 82.5 देशांतर स्थित है। अभी बात की हमने एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं। तो हम सीधा सीधा करेंगे 82 को 328 और आधा मिनट और बच रहे, उसकी हो जाएंगे 2 मिनट। तो कुल मिनट लगेगी हमारे पास में 330 के घंटे बनाएंगे तो आएंगे 5.5 घंटे। यानी कि ये जो अंतर आ रहा है वो 5.5 घंटे का आ रहा है। भारत की मानक समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे।
उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि भारत की मानक समय रेखा अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा से समय में आगे है या पीछे, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब यहां पर स्थिति भारत की मानक समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा की, तो इसमें यह स्थिति रेखा पूरब में और भारत की ये मानक समय रेखा पश्चिम में, आगे समय यहां का होगा। इसलिए ये जो क्षेत्र बन रहा है इसका हमें देशांतरीय अंतर निकालना होगा। देशांतरीय अंतर जैसे अभी हमने किया, यहां पर 82 से 180 इनके मध्य का अंतर देखना होगा। तो 180 में से मैं माइनस करेंगे 82, तो 82 में माइनस करेंगे तो इसका अंतर होगा लगभग 97.5। और इसको इंटू करना पड़ेगा हमें 40, 700 और आधी मिनट इसकी, यानी कि 1/2 बराबर 4 बराबर 2 मिनट, तो कुल हो जाएंगे 390 मिनट। 390 मिनट के हमें घंटे बनाने पड़ेंगे, तो इसके घंटे हो जाएंगे 6.5 घंटे, यानी कि इस पार्ट में 6.5 घंटे और इस पार्ट में 5.5 घंटे, टोटल समय हो गया 12 घंटे का। तो इस प्रकार एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है समय ज्ञात करने से। तो मैंने जो बेसिक बातें बताई अक्षांश और देशांतर की, तो इनमें याद रखना आपको अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, भारत का अक्षांश विस्तार, भारत का देशांतर विस्तार, भारत की मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा। इसके अलावा अक्षांशों में करक रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। मकर रेखा पर भारत का अक्षांश विस्तार, भूमध्य रेखा और करक रेखा। सूर्य की स्थिति संबंधी जो डेट बनती है 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च व 23 सितंबर, इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है, इसलिए उस समय संपूर्ण विश्व में दिन रात की अवधि समान होती है। तो ये एक बात मैंने सामान्य परिचय जैसे बताया, भारत के परिचय से हटकर अक्षांश और देशांतर का। तो पुनः हम अपने चैप्टर पे लौटते हैं, अक्षांश और देशांतरीय परिचय, अक्षांशीय और देशांतर विस्तार। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया भारत का अक्षांश विस्तार, तो इसकी स्थिति हमने प्रारंभिक देखी कि भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होकर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध से। इसके अलावा देशांतर विस्तार गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध इनके मध्य। इसके अलावा अंडमान निकोबार में जो भारत का अक्षांश विस्तार प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है 6 डिग्री 45 मिनट। यहां पर जो अंडमान निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पारासर पॉइंट, या इसको बोलते हैं पिग
मिलियन। इसका जो अक्षांश विस्तार प्रारंभ होता है वो होता है 6 डिग्री 45 मिनट से। यहाँ पर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है वो है तमिलनाडु। इसका प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। ये प्रारंभ होता है 37 डिग्री 6 मिनट। इसके अलावा गुजरात में जो देशांतर विस्तार प्रारंभ होता है वो होता है सरक्रिक, सरक्रिक गुजरात, और ये चलता है अरुणाचल प्रदेश के वालंग। इसका देशांतरी विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट। तो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार का स्थिति। इसके अलावा जो बातें की कर्क रेखा और 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत की मानक समय रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसकी स्थिति कुल भारत के 5 राज्यों से हैं। इसमें एक तो आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का वर्तमान नाम सीमांध्र। भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके अलावा कर्क रेखा की स्थिति, तो कर्क रेखा की स्थिति भारत के कुल 8 राज्य, 8 राज्यों में बात करें, यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से कर्क रेखा यानी कि कुल राज्य 8, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो मिलन बिंदु है छत्तीसगढ़ में एक स्थान है, उसका नाम है सरगुजी, सरगुजी, सरगुजी नामक स्थान पर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक दूसरे को क्रॉस करती है। यहाँ से भारत 4 गोलार्ध बढ़ता है। संपूर्ण विश्व अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश के समीप अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के मिलने से 4 गोलार्धों में बढ़ता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की स्थिति 5 राज्य, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा कुल राज्यों से गुजरती है 8 से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस प्रकार ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की स्थिति। इसी के साथ आज का हमारा जो चैप्टर है उसको हम विराम देते हैं। नमस्कार।